हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जातिवाद की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। दोस्तों, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। यह वैदिक काल का विभाजन अस्थायी था अथवा कुशलता पर आधारित था, क्योंकि उस समय वर्ण विभाजन कर्म के अनुसार था, न कि पैतृक था। ऋग्वेद के एक मंत्र से इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें लिखा है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसने वाली है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था बड़ी ऊंची व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामाजिक कुरीतियों ने घर करना शुरू कर दिया। समाज में अब 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मणों की स्थिति समाज में सबसे उच्च थी। उन्हें के द्वारा ही यज्ञ और धार्मिक कर्मकांडों का कार्य किया जाता था। क्षत्रिय वर्ग को रक्षा और युद्ध संबंधित कार्य दिए गए थे। वैश्य व्यापार और कृषि से संबंधित कार्य करते थे। शूद्र का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल तक समाज में कई कुरीतियां आ गई थी, इसलिए अब वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। अब कार्य कुशलता का स्थान वशानुगुण हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में प्रथम बार यह उल्लेख किया गया है कि ईश्वर ने आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन, क्षत्रिय, जांघों से विष, वैश्य और चरणों से शूद्र को जन्म दिया है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण अथवा जाति व्यवस्था का स्वरूप ऋग्वेद निर्माण के अंतिम समय बनना आरंभ हुआ था। ब्राह्मणों को और राजन्यों ने इसमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। जनसाधारण आर्य जो कृषि, पशुपालन अथवा अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे, विश्व कहने लगे और आर्यों को शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर न थी। व्यवसायों के आधार पर आर्यों में वर्ण परिवर्तन संभव था। विवाह के संबंधों में, खान पान में आर्यों में कोई बंधन न था। केवल 10 अथवा शूद्रों में जो आर्य न थे अंतर किया जाता था। ऋग्वेद में दान के लिए पुरुष दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जबकि नारी दास दान में स्वीकार की जाती थी। वैदिक उत्तर काल में बाद के समाज में भी स्पष्ट 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भी विभाजित था। हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारण थे। इस पर जोर दिया गया था कि वर्ण जन्म मूलक और 2 उच्च वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए थे। ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहित और शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा गया था, समाज में अपना सबसे ऊंचा स्थान रखने का दावा करते थे। कई विशेष अधिकारों को दावेदार थी, जैसे दान लेना से छुटकारा, दंडों को माफी आदि। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ऐसे एक अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ ब्राह्मणों ने ऐसे अधिकारों का लाभ उठाया है। खेती, पशुपालन और व्यापार करते थे और ये मुख्य करदाता थे। यद्यपि इन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह स्थान पर मिलता था। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार पर शूद्र को वांछित रखा गया था। शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था और स्त्रियों की भांति उन्हें वेद पढ़ने के लिए अधिकार अलग रखा गया था। वैदिक उत्तरकाल में वे गृहदास, कृषिदासी, शिल्प और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। स्वभाव से ही कुकुरमा, लोभी और इन्हें चोर भी कहे गए थे और इन्हें उनमें से कुछ अस्पृश्य भी माने जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में जो जितने वर्ण का होता था वो इतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। तो दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।